नमस्कार दोस्तों कल एक बड़ी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि टर्की के हथियारों से भरा हुआ एक कार्गो शिप सोमालिया कोस्ट के नजदीक से गुजर रहा था, तभी इसको हाईजैक कर लिया जाता है। और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि 6 इंडियंस उस पर हैं और ये जो हथियार हैं अब वो पायरेट्स के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हो खबर, 6 इंडियंस अबोर्ड कार्गो शिप हाईजैक्ड बाय पायरेट्स ऑफ सोमालिया कोस्ट। इसको हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि देखो क्या है ना कि जो पायरेसी की हम बात करते हैं, पहले एक दशक पहले आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब ये काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन वापस से ऐसा लग रहा है चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और स्पेशली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि भारतीय इसमें फंस जाते हैं। इसको हम डिटेल से समझेंगे, कहाँ पर किस जगह शिप को ले जाया गया, ये हथियारों से क्यों भरा हुआ था, टर्की इसको कहाँ भेज रहा था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अब तो एआई का ज़माना आ चुका है। स्किल बेस्ड लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, बिना एआई के काम नहीं चल पाएगा। और इसीलिए देखते हुए हमने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है, जहां पर जनरेटिव एआई कोर्स अब आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 10 वीक का पूरा कोर्स होगा जो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। और 20 लाइव सेशंस होंगे, हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, 60 आवर्स की लाइव क्लासेस होगी। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है इसके बारे में, तो डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाइए या फिर इस फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, एक शिप है, कार्गो शिप, जो जिस पर कैमरून का झंडा लगा हुआ है। खैर, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसको हाईजैक कर लिया जाता है। सोमालिया कोस्ट पे एक जगह है, एक रीजन है जिसका नाम है पुंटलैंड। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। देखो, ये आप सब जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये रहा आपका यमन, यहाँ पर अर्ट्रिया है, ये इथियोपिया हो गया, राइट। यहाँ पर है सोमालिया, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। अब राइट साइड में अगर आप देखोगे, जो सोमालिया है, इसमें ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, रीजन है, इसको पुंटलैंड कहा जाता है। और वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ईल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसी के पास, मतलब आप इस मैप में अगर आप देखो तो लगभग यहां पर ईल डिस्ट्रिक्ट से लगभग 3.5 नॉटिकल माइल्स यहां से शिप गुजर रहा होगा। और इस शिप को हाईजैक कर लिया जाता है पायरेट्स के द्वारा। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें 6 भारतीय थे और इसके अलावा एक टर्किश नेशनल, एक जॉर्जियन, 2 सर्बियन सिक्योरिटी पर्सनल देखने को मिलेंगे। तो ये जो शिप है, इसमें टर्की का वेपन जा रहा था, इसके अंदर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इक्विपमेंट थे। और जो कार्गो है, बेसिकली टर्किश मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है मोगादिशु में। अगेन, इस मैप में अगर आप देखोगे तो सोमालिया में मोगादिशु। तो ये जो कार्गो शिप है वो यहां से होते हुए मोगादिशु की तरफ पहुंचना था, लेकिन इसको बीच में ही यहां पर हाईजैक कर लिया जाता है। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि टर्की का हथियार सोमालिया क्यों जा रहा है मोगादिशु में। मोगादिशु में टर्किश मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वहां पर इसको भेजा जा रहा था। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोमालिया है वो वापस से पायरेसी को लेकर काफी चर्चा में आ गया है। सोमालिया आप सब जानते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत क्रूशल लोकेशन पर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, इसमें आप देखोगे इथियोपिया, जिबौती, अर्ट्रिया और ये सोमालिया, ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसमें सोमालिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली क्या होता है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट है, बाब एल मैंदेब, ये है आपका। और ये बेसिकली इंडियन ओशन और जो रेड सी है उसको कनेक्ट करता है। जितना भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है एशिया के साथ, जितने भी भारतीय शिप वगैरह गुजरते हैं यूरोप की तरफ, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। सबसे कम समय भी लगता है, क्योंकि नीचे से अगर आप जाओगे बहुत लंबा दिन लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए रास्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर सोमालिया में सोच के देखो, अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो जो भी शिप यहाँ से गुजरेगा वो हमेशा खतरा में रहेगा। एंड दैट इज वाई जो सोमालिया है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि ये पुंटलैंड है क्या, क्योंकि पुंटलैंड अगर आप देखोगे, ये सोमालिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड, मैंने आपको बताया ये रहा आपका पूरा सोमालिया, और ये वाला जो एरिया है ना, ये पुंटलैंड है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑटोनमस रीजन है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। यहाँ पर अलग तरीके का गवर्नेंस चलता है, सोमालिया का ही पार्ट है, लेकिन अगेन इसको काफ़ी सारी ऑटोनॉमी यहाँ पर दी हुई है। और ये जो इंसिडेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, पुंटलैंड के कोस्ट के नज़दीक जो ईल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अगेन मैप में आप देख सकते हो, ये ईल डिस्ट्रिक्ट है, इसके नज़दीक ही
जो शिप है उसको कैप्चर किया गया। अच्छा, ईल इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इतिहास में जब भी सोमाली पायरेसी की चर्चा होती है ना, उसमें ईल का नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है, क्योंकि 2000 के बाद से लेकर 2010 के स्टार्टिंग में जो पुंटलैंड, ईल, ये काफ़ी ज़्यादा पायरेट नेटवर्क से एसोसिएटेड थे। वहाँ पर जो लोग हैं वो पायरेसी बहुत ज़्यादा करते थे। कमर्शियल शिप्स को आइडेंटिफ़ाई करते थे, फ़ास्ट बोट का इस्तेमाल करते थे। जो शिप बोर्ड है वो सॉरी जो शिप है उसके ऊपर बोर्डिंग कर लेते, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, फिर क्रू मेंबर्स को कैप्चर करते हैं। यहाँ पर जो सोमालीज़ कोस्ट लाइन है, उसकी तरफ शिप को ले जाते हैं और वहाँ पर उसके बाद रैंसम माँगते हैं। क्योंकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग हाईजैक करने के बाद करते क्या हैं? इनका मेन मकसद होता है रैंसम माँगना, पैसे दो, डॉलर्स दो, तब हम इस शिप को यहाँ पर छोड़ेंगे। खैर, सवाल ये है कि सोमाली पायरेसी तो ऑलरेडी खत्म हो गया था ना। आप में से अगर जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा-सा 10-15 साल पहले, तो पायरेसी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन ये लार्जली एलिमिनेट तो हो गया है, लेकिन कहने का मतलब इसको कंट्रोल तो किया गया है, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है। सोमाली पायरेसी अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन हुआ है और उसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो इंटरनेशनल नेवल पेट्रोल। दुनिया भर के अलग-अलग जो देश हैं वो अपने नेवी को वहाँ पर भेजते हैं। इनफैक्ट भारत भी काफ़ी लंबे वर्षों से वहाँ पर अपना मिशन चला रहा है, ताकि और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, उस पूरे वाटर में भारत का एक शिप हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो शिप है वहाँ से आसानी से गुजरे। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, चाइना, सभी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पायरेसी को वहाँ से रोका जाए। फिर आर्म्ड सिक्योरिटी जो टीम्स हैं वो भी मौजूद रहती हैं कमर्शियल शिप्स के ऊपर, तो इसकी वजह से भी पायरेसी काफ़ी कम हुआ है। फिर बेटर शिप प्रोटेक्शन मिलता है। अब जो शिप है उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं उसके अंदर, तो जिसकी वजह से उसको कैप्चर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम पेट्रोल, जिसकी वजह से पहले ही पता लग जाता है कि कहीं उसको हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है। और स्पेशली सोमालिया में भी अगर आप देखोगे, अलग-अलग देश यहाँ पर मदद कर रहे हैं ताकि वहाँ पर स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो, अभी भी जो मेन प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हुई है सोमालिया में, चाहे वो गवर्नेंस को लेकर हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर पायरेसी लगातार बढ़ते जाती है। एंड दैट इज़ वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि काफ़ी कुछ इम्प्रूव तो हुआ है, पायरेसी काफ़ी कम भी हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पर्टिकुलर हाईजैकिंग है ये इतना अनयूजुअल क्यों है? सबसे पहली बात आप समझिए, इसके अंदर था क्या? ये जो कार्गो शिप है उसमें टर्की का बहुत सारा वेपन्स भरा हुआ था, स्पेशली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सैटेलाइट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें थी। और इसकी वजह से एक दूसरा सिक्योरिटी डायमेंशन आ जाता है कि ये सारे हथियार अगर पायरेट्स के पास चला जाएगा, उनके हाथों में आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उसका फिर गलत इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई ये जो हाईजैकिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो पायरेट्स हैं उनको पहले से पता होगा कि यही शिप है, इसी को अटैक करना है। उनको तो क्या है, बस शिप को कैप्चर करो, कार्गो शिप को कैप्चर करो और फिर फिरौती मांगो। अब उनके हाथों में कुछ खजाना लग गया तो एक अलग चीज़ है। अब शिप के ऊपर इतने सारे वेपन्स थे, अब उसको भी ये लोग लेने की कोशिश करेंगे। खैर, क्वेश्चन ये आएगा कि जो टर्की है वो वेपन भेज ही क्यों रहा था? क्योंकि सोमालिया के साथ लगातार एंगेजमेंट कर रहा है टर्की इस समय, जैसे कि वहाँ पर डेवलपमेंट असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनफैक्ट सोमालिया में जो मिलिट्री है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए इस तरह के जो वेपन्स वगैरह हैं वो भेजता रहता है। और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी है टर्की की, तो दैट इज़ वाई ये जो पूरा हथियार वगैरह था वो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर भारत का एंगल इसीलिए आ जाता है क्योंकि इस पूरे शिप में 10 लोग थे, लेकिन जिसमें 6 भारतीय थे। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो, दुनिया में कहीं पर भी शिप को लेकर इंसिडेंट होता है ना, उसमें भारतीय का नाम आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा। क्योंकि देखो, दुनिया में 3 लाख से ज़्यादा जो हमारे मैरीटाइम वर्कर्स हैं, जो वर्क फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और बताया जाता है दुनिया में 5 में से 1 आपको भारतीय देखने को मिलता है। मैरीटाइम वर्क फोर्स की हम बात करते हैं, एंड इसी की वजह से जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो भारतीय नागरिकों की प्रोटेक्शन का सवाल आ जाता है। भारत सरकार को अलग अलग देशों के साथ फिर कनेक्ट करना पड़ता है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है ताकि उनको निकाला जाए, बचाया जा सके। अब सवाल ये आता है कि कल जब ये शिप को हाईजैक किया गया उसके बाद हुआ क्या? देखो, क्या है ना कि यहाँ पर एक कोस्ट है, दैट इज नुगाल कोस्ट, ठीक है।
तो जब इसको कैप्चर किया इन्होंने पायरेट्स ने, तो इसको नुगाल कोस्ट के नज़दीक ले गए। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो 2 टर्किश ओन्ड शिप है और हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, उसके थ्रू लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा था। मतलब टर्की का शिप था ना, तो ज़ाहिर-सी बात है टर्की की काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने अपने शिप को, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स को भेजा ताकि इस शिप के ऊपर नज़र रखा जा सके। एंड उसके बाद बताया जाता है कि जो पायरेट्स हैं उनको कुछ कम्युनिकेशन भेजा गया टर्की की तरफ से, और जब ये बोट वापस आया टर्की का, तो उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पर बॉम्बिंग भी हुई है। मतलब जो पायरेट्स हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग भी कराई गई, फायरिंग की गई और इसमें 4 लोग मारे भी गए। तो इस तरह के एयर स्ट्राइक्स की खबर भी आई है, लेकिन किसने कराया, क्या हुआ, वो अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं कर पाया है। खैर, सवाल ये भी आता है कि भारतीय क्रू का क्या हुआ? अगेन ये भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि जो इंडियन क्रू हैं उनका क्या सिचुएशन है, ठीक है सब कुछ। आई जस्ट होप कि सब कुछ बढ़िया होगा, वो वापस जल्दी लौट जाएँगे। खैर, सवाल ये आता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इसका मतलब ये है कि सोमाली पायरेसी वापस आ गई है दुनिया भर में? क्या इससे और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा? देखो, ये वन ऑफ द इंसिडेंट आप कह सकते हो, लेकिन पास्ट में भी रिसेंटली देखोगे अगर आप, ये जो पूरा वॉर वगैरह का सिचुएशन हुआ, तो उसमें भी कुछ खबरें आई थी कि पायरेट्स ने कैप्चर किया। इनफैक्ट एक भारतीय शिप को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन उसी समय हमारा जो नेवी है, नेवल शिप, वो मौजूद था। उसने तुरंत जाकर उनको वहाँ से खदेड़ा। तो इस तरह की लगातार खबरें आती रहती हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वापस से रिटर्न हो गया है, लेकिन हाँ, इसको और पूरी तरह से कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ कब ये आउट ऑफ हैंड चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो खबर आई थी कल कि 6 भारतीय फंस गए हैं इस हाईजैक शिप में, वो है क्या। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री का बाउंड्री ऐसा है जो सोमालिया के साथ शेयर नहीं होता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ ने मद्रास IIT के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि बेस्ट जनरेटिव AI कोर्स आपको दिया जा सके। कल से ये स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।